वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, इस नए सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी एक नए सेशन में आ चुके हैं और इस नए सेशन में आपको मैथमेटिक्स पढ़ना कैसे है, चलना कैसे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको मैथमेटिक्स में आ सकते हैं, उन सारी की सारी चीजों को सॉल्यूशंस में आज यहाँ पर लेकर आपके सामने आया हूं। मुझे कुछ भी चीज शुरुआत करने से पहले आपको बेसिक्स को जानना जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा लंबी है और इसमें अगर आपको बेसिक चीजें नहीं पता होंगी कि हमें आखिर मैथमेटिक्स को तैयार कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, अगर इन चीजों की नॉलेज आपके पास नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आगे आप फेस करोगे। तो इसीलिए मैंने एक पुरानी वीडियो है मेरी, उसी वीडियो को मैं कुछ नए तरीके से लेकर के आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि जब भी कोई एक नया सेशन स्टार्ट होता है तो मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि मैथमेटिक्स की इस प्रॉब्लम्स को समझो, हमें करना क्या है। ठीक है, तो वही चीज उसी वीडियोस को मैं एक नए फ्रेम में आपके सामने एक बार फिर से ला रहा हूं, क्योंकि आपका एक नया सेशन, आप नए क्लासेस में जा रहे हो, अभी तक जो भी गलती आपने मैथमेटिक्स में की थी, अगर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक अच्छे से देख लेना, अच्छे से उसको नोट्स बना लो, कुछ पॉइंट्स के जो मैं कह रहा हूं उन बातों को अगर तुमने 1-2 महीने भी फॉलो किया, तुम्हें अपने आप ही आभास हो जाएगा कि हाँ ये चीजें काम करती हैं। केवल मैथमेटिक्स जिसकी बेकार है उसके लिए भी काम करेगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें कि आपकी मैथमेटिक्स में 10 दिनों में 5 दिन में अच्छी कर दूंगा, कभी नहीं होगी। आपको फोकस करना पड़ेगा, टाइम देना होगा, कम से कम 2 से 3 महीने अगर आप लगिए, जो बेसिक प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स की इसको सॉल्व करिए, तो आपको चेंज दिखेगा। और अब टाइम आपका है, देखना आपको है, करना आपको है। एक टीचर आपके गाइड के रूप में काम करता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है। अगर आप रास्ते पे जो चलते हैं वो लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं। तो तय आपको करना है, करना क्या है आपको 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स आपको देना है यहाँ पर, और बाकायदे एक इत्मीनान के साथ बैठ करके एक स्ट्रेटजी बना लीजिए कि आपको मैथमेटिक्स को इंप्रूव करना ही करना है। एक अपने आप से ही कहीं ना कहीं चैलेंज करिए कि मुझे मैथमेटिक्स को अच्छा करके दिखाना है। और नेक्स्ट सेशन आपका है, मैं यहां से हट रहा हूं और आप उस पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और नया सेशन है, अच्छे से देखेंगे, एक समझ होगी, एक बेस आपका डेवलप होगा कि हमें रियलिटी में मैथमेटिक्स का करना क्या है और एक्चुअल में आज तक आप करते क्या है। क्योंकि नींव अगर मजबूत नहीं होगी ना, तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लो एक दिन ढह जाएगी। तो इसीलिए बेस मजबूत करो। 1-2 महीने के अंदर तुम्हारी बेस इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैथमेटिक्स आगे तो बिल्डिंग्स यूं बनती चली जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट सेशन आपका है, पूरी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो आपको कमेंट जरूर करिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल सही चीज आप देख करके यहाँ पर अंदर एंटर किए हो कि हम यहाँ पर जीरो से हीरो बनने की तरफ चलेंगे। जब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ जीरो से हीरो बनने की, तो हीरो बनना इतना आसान नहीं है। सबसे पहली बात मैं कह दूँ, अगर आपको लगता है कि कोई मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, तो कोई शॉर्टकट नहीं है ये। हाँ, अगर आप सच में मेहनत करने को तैयार हो तो मैं आपके लिए पूरे दावे के साथ कहूँगा कि आप चीज़ों को अच्छे से कर जाओगे और फर्क दिखेगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, अभी जब मैं इस टॉपिक को सोच रहा था तभी किसी ने एक व्हाट्सएप पर मैसेज देखा मैंने, और वहाँ पर लिखा था फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म क्या है। तो फुल फॉर्म आई कि मेरी आत्मा तुम्हें सताएगी। तो जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ोगे तो कोई भी आत्मा होगी वो आपको सताएगी। कोई आत्मा क्यों सताती है? जब आप जो उसके साथ सही से नहीं रहते तो सताती ही है, तो सही से रहो, नहीं सताएगी। और सेकेंड थिंग जो मैं सभी को कहता हूँ कि मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स की मदर है। आपको ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स को छोड़ करके अगर तुम रह पाओगे तो बड़ा पछताओगे। तो मैथमेटिक्स को छोड़ करके कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट आपका क्लियर नहीं हो सकता। आप फिजिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, केमिस्ट्री आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो इन सबको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। क्लियर इतनी बात? आप मैथ्स लो या मत लो, मैथमेटिक्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। लाइफ में पढ़ो भी मत, तब भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैथमेटिक्स को तो लेके चलना ही चलना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैथमेटिक्स जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का सब्जेक्ट है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग तो है ही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मैथ्स आपने लिया था तो आपको पता था कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपने सोच समझ करके मैथमेटिक्स लिया है। जब सोची समझी साजिश की तरह यहाँ एंटर किए हो, तो फिर डरना किस बात का?
आप जो है परिस्थितियों के क्रिएटर हो, ठीक है। आप दास नहीं हो, उसके गुलाम नहीं हो आप। परिस्थितियां किसने बनाई है? ये सिचुएशंस किसने बनाई है? सिचुएशंस गलत हो या सही हो, आपने बनाई है। जब आपने बनाया है तो आप ऐसे बोल सकते हो ना कि जो चीज़ अगर मैं किसी को बर्बाद कर सकता हूँ तो आबाद भी कर सकता हूँ, आबाद कर सकता हूँ तो बर्बाद भी कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें हैं। और स्टूडेंट्स जो है, मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट ओनली इक्वेशंस, कंप्यूटेशंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स, बट इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम आते हैं कि सबसे फर्स्ट थिंग, अगर आपको मैथमेटिक्स में सच में इंटरेस्ट को जगाना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की यही है कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। जरा सा मैथमेटिक्स की बुक्स खोला और एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे लगे और तब तक क्या हुआ, मूड ही खराब हो गया, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हुआ और मूड खराब हो गया और बुक को बंद करके रख दिया। अगर आप बताओ, अगर इस तरीके से चलेगा कि मान लो कभी रास्ते में आपको एक कुत्ता दौड़ाने लगा काटने के लिए, तो आप भागोगे नहीं, भागना तो पड़ेगा। या उस दिन ऐसा कहोगे, यार आज मेरा भागने का मूड नहीं है, आके तू काट ही ले आज, ऐसा नहीं ना बोलोगे, ये तो बोलना पागलपन होगा। तो चेक इसी तरीके से अगर आपको मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आपका मूड खराब हो रहा है, खराब होने दो। समय जा रहा है, जाने दो। प्रॉब्लम हो रही है, होने दो। दिक्कत हो रही है, हो जाने दो। मरने जैसा लग रहा है, मर जाओ, लेकिन मतलब मरना मत, मरने जैसा हो जाए तो बता देना कि मरने वाले हो। लेकिन कभी भी क्वेश्चंस अगर सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप उसको सॉल्व करिए। एक दिन, जिस दिन आपने पहला क्वेश्चन कोई अपने मन से सॉल्व कर दिया ना और आंसर आ गया आपका, उस दिन देखना ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक इंटरेस्ट जग जाएगा। कई बार आप लोगों को खुद महसूस होता होगा जब आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं तो कितना मजा आता है मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, और जब सॉल्व नहीं होते तभी मजा नहीं आता, तब आप बंद करके रख देते हो। अब वही चीज जब आप इससे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जाहिर सी बात है मैथमेटिक्स जो है क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे। लेकिन अगर जब क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो रहे हैं फिर भी आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, तो कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि बहुत ही कम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे सॉल्व ना हो, बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। और क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो क्या दिक्कत है, लड़ो उस पर। पबजी खेलते हो ना, तो पबजी में एक लेवल क्रॉस नहीं कर पाते, दोबारा टूटते हो ना, फिर से करूंगा, दोबारा नहीं हुआ, तीसरी बार करूंगा, चौथी बार करूंगा। अरे वो बल्ब बनाने वाले ने क्या 1000वें बार बनाया ना, अगर छोड़ दिया था तो क्या करता, किसी और ने बनाया होता। ये थोड़ी ना कहूंगा कि अंधेरे में रहते हैं, कोई और बनाया होता। तो कोशिश करो, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ये करना है। और जिस दिन इंटरेस्ट जग गया मैथमेटिक्स में, मिरेकल हो जाएगा, देखना। और इंटरेस्ट ऐसी जगह आपको लगना पड़ेगा। क्लियर है? और स्टूडेंट्स, आप पढ़ाई ही क्यों कर रहे हो? आप सोचोगे इंटरेस्ट जगेगा ही क्यों? कोई एक वजह होनी चाहिए आपके पास, कोई एक तगड़ी वजह, ऐसी वजह जो आपके अंदर आग लगा दे। ऐसी कोई वजह जब आपके अंदर होगी, एक बर्निंग डिजायर जिसको बोलते हैं, कि एकदम ऐसी डिजायर, कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी इच्छा कि जो आपको सोने ना दे। आप बैठो तो आप कहो नहीं मुझे पढ़ना है, जब आप सो रहे हो तो कहो नहीं नहीं मेरा एक टॉपिक छूटा हुआ मुझे करना है। जब आप कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे भी दिमाग में आना चाहिए नहीं नहीं मुझे एक काम करना था, काम कंप्लीट नहीं है मेरा। आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैथमेटिक्स आपने लिया है, वजह क्या है पढ़ने की। जिस दिन वो वजह आप खोज लोगे ना, उस दिन किसी को कहना नहीं पड़ेगा आपको कि बैठ करके यार पढ़ लो थोड़ा सा, आप खुद ही एक्टिवेट हो जाओगे। एक हंगेरियन आर्मी की कहानी मुझे याद आ रही है, ये 1938 की स्टोरी है। हंगेरियन आर्मी का एक बंदा था कैरली करके। कैरली ने एक वो काफ़ी अच्छा शूटर था अपने कंट्री का, और वो वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बनना चाहता था। उसका गोल क्लियर था कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बनूंगा और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत करके लाऊंगा। 1938 में उसने काफ़ी कोशिश की, और 1939 के आसपास जाकर के उसके हाथ में एक बार ट्रेनिंग चल रही थी आर्मी की, उसके हाथ में एक ग्रेनेड फट गया और उसका हाथ ही उड़ गया, राइट हैंड। जिस हाथ से वो प्रैक्टिस कर रहा था, सपने देख रहा था, वो हाथ ही उसका उड़ गया। इतना बुरा हो सकता है क्या किसी के साथ? हुआ उसके साथ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो चुपचाप हिम्मत हार के बैठ जाता, या दूसरा ऑप्शन उसके पास लेफ्ट हैंड था, उस लेफ्ट हैंड को वो अपना राइट हैंड बना लेता। यस, उसने सेकंड ऑप्शन चुना और अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू की। और अपने ही कंट्री के अंदर जब नेशनल चैंपियनशिप शूटिंग की स्टार्ट हुई, तो उस शूटिंग चैंपियनशिप में जब वो वहां पर गया तो लोगों ने उससे कहा, वाह ये तो हौसला अफजाई के लिए आया हुआ है हमारा। उसने कहा, हेलो तुम्हें कॉम्पिटिट करने आया हूं, मैं तुम्हारे हौसला अफजाई के लिए नहीं आया हूं, आओ लड़ो मुझसे। और वहां पर जब कंपटीशन हुआ तो
कौन जीता? यस, कैली। कैली जीता। कैली ने अपना पूरा फोकस 1940 के ओलंपिक्स में लगा दिया कि मुझे 1940 का ओलंपिक्स जीतना है। लेकिन अफसोस कि वो ओलंपिक कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर की वजह से। लेकिन कैली वहां पे हिम्मत नहीं हारा, उसने पूरा फोकस 1944 के अगले ओलंपिक्स में लगा दिया। 4 साल कंटिन्यूअस मेहनत करते हुए, और 1944 का ओलंपिक्स अगेन कैंसिल हो गया। सोच सकते हैं आप लोग कि आदमी टूट जाएगा अंदर से, लेकिन कैली नहीं टूटा। कैली ने अपना पूरा फोकस 1948 के ओलंपिक्स में लगा दिया, और 1948 के ओलंपिक्स में जब कैली पहुंचा वहां पर, तो कौन जीता? यस, ऑफ कोर्स, कैली। कैली ने अगला पूरा फोकस 1952 के ओलंपिक्स में लगा दिया, और 1952 का भी ओलंपिक्स कैली ही जीता, और एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना दिया कैली ने। कंटिन्यूअस किसी शूटिंग चैंपियनशिप में, इस तरीके से ओलंपिक्स में कंटिन्यू 2 बार गोल्ड मेडल जीतने वाला इकलौता बंदा था कैली। स्टूडेंट्स, इस कहानी के माध्यम से बस मैं ये कहना चाहता हूं, लूजर्स के पास हजारों बहाने होते हैं कि किसी काम को ना करने के, और विनर्स के पास हजारों प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन उसके पास एक ही वजह काफी है उस काम को कर देने के लिए। तो वही वजह आपको खोजनी है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आएगा क्यों। कोई एक वजह तो ढूंढो। जिस दिन वो वजह आपको मिल जाएगी, कोई एक ऐसी वजह जो आपके अंदर आपकी डिजायर को एकदम तगड़ी कर दे, बिल्कुल वैसी वजह जिस दिन मिलेगी, आपको फिर कोई रोक नहीं सकता। चाहे आपके रास्ते में 1000 लोग आए, लाख लोग आए, चाहे करोड़ों लोग आकर के आपको रोकने की कोशिश करें, अरे आपको रोकना तो दूर, आपको कोई हिला भी नहीं सकता है। सेकेंड क्वेश्चन यहां पर होता है कि सर बुक्स क्या पढ़ें। बुक्स में आपके तमाम जितने भी 9 ये जो मैं सीरीज बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो सभी किसी भी सेक्टर में जो भी मैथमेटिक्स को लेकर पढ़ रहा है, आपके पास जो भी बुक्स है, आप एक बुक को 10 बार पढ़िए। 10 किताबों को लेकर घूमने की जरूरत नहीं है कि एक हाथ में RD शर्मा, एक हाथ में RS अग्रवाल, पीछे NCERT एग्जाम्पलर, इधर ISSC को भी ले लिया, इधर IT के भी 4-5 नोट्स ले लिए और चले आ रहे हैं बिल्कुल यूं करके हुए। ऐसे लगे कि मतलब कि ये कौन आ गया एकदम, ऐसा लगता साक्षात RD शर्मा RS अग्रवाल का कॉम्बो पैक चला आ रहा हो कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। डरा रहे हैं आप लोग बच्चों को। बच्चों को डराना नहीं है, आप जो है एक बुक को पढ़िए, एक बुक को 10 बार रिवाइज करिए अगर कोशिश कर सकिए। अदर बुक्स सिर्फ इसलिए हैं कि आप NCERT को बेस्ड मानिए अपना। अगर आप CBSE बोर्ड्स में हैं, ISSC में है तो ML अग्रवाल हैं, सेलिना पब्लिकेशंस है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। यूपी बोर्ड भी NCERT बेस्ड हो चुका है, तो आप जो है अपने NCERT को बेस्ड बनाइए, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अदर बुक्स पर जा सकते हैं। RS को सॉल्व करिए, RD शर्मा जी को सॉल्व करिए, तमाम सारी किताबें हैं, किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर NCERT से ही होना चाहिए, और NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। नेक्स्ट इसमें सर स्टडी आज कितना पढ़ें? जितना पढ़ सके उतना पढ़िए, जितना आपके पास टाइम हो। अगर आपके स्कूल चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है, स्कूल से आप आते हो, घर आते हो 3 से 4 बजे मान लो, फिर कोचिंग जाते हो आप 4 से 5-6 बजे, उसके बाद घर आ जाते हो 6-7 बजे तक, मान के चलते हैं 7 बज जाए, किसी का 8 बज जाएगा। मतलब कि आपको घर पे पढ़ने का अगर टाइम देखा जाए तो रात के टाइम में आपके पास 1-2 घंटे बचते हैं, और सुबह में आपके पास 1-2 घंटे मिल सकते हैं। मतलब 3 से 4 घंटे आपके पास सेल्फ स्टडी के हैं, होमवर्क गृह कार्य छोड़ करके। तो 3-4 घंटे तो आप कम से कम सेल्फ स्टडी करो, मिनिमम 3 घंटे करो, जितना भी कर सको करो। आप जो है आधे घंटे नहीं बैठ सकते हो, आधे घंटे बैठने की कोशिश करो। 1 मिनट नहीं बैठ सकते हो, 1 मिनट बैठने की कोशिश करो। नहीं बैठ सकते यार, बैठो किताब लेकर, लेट जाओ किताब लेकर के, लेकिन लेट जाओ, किताब लिए रहो साथ में, लेकिन बैठने की कोशिश करो। आदत डालो ना, किताब लेके बैठ जाओ, मत पढ़ो, धीरे धीरे आदत पड़ेगी। पढ़ोगे, जब आधे घंटे ऐसे फालतू में बैठता होगा ना, तो सोचोगे कि यार इससे बढ़िया पढ़ ही लूँ मैं, तो आप पढ़ोगे भी। क्लियर। सेकेंड थिंग यहाँ पर है कि जो अब आ जाते हैं कि मेन प्रॉब्लम्स होती है मैथमेटिक्स में पढ़ते टाइम, सॉल्व करते टाइम, अगर आपने मैथमेटिक्स ले ही लिया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो इन प्रॉब्लम्स को मैंने आप ही लोगों से उठाया है। बच्चे ही बताते रहते हैं सर ये प्रॉब्लम्स हैं, और मैं चाहूँगा उन प्रॉब्लम्स को आप तक शेयर करूँ, और इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे बताइएगा, और मैं इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को भी आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ। और आपको अगर वो सॉल्यूशन अच्छा लगेगा तो रख लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो फेंक दीजिएगा, और आपके पास कुछ सजेशंस होगा तो आप मुझे भी दे दीजिएगा। क्लियर है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बच्चों की, मान लीजिए कि जो CBSE बोर्ड्स में है, ICSE बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज प्रॉब्लम मुझे उतनी नहीं लगती है, क्योंकि
मोस्टली बच्चों की वहाँ पर दिखता है कि इंग्लिश की प्रॉब्लम उनकी नहीं है कि क्वेश्चंस को समझ ना पा रहे हो, वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चंस कुछ भी हो, क्वेश्चंस को समझ जाते हैं। सीबीएसई बोर्ड्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं कि वो क्वेश्चंस को नहीं समझ पाते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं समझ पाते हैं वो। और यूपी बोर्ड के मान लीजिए इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम है, यूपी बोर्ड स्टेट बोर्ड्स के जो इंग्लिश मीडियम्स हैं, तो उनकी प्रॉब्लम ये है। जो हिंदी मीडियम से उनकी तो मान लीजिए कोई बात नहीं है, उनकी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है इंग्लिश की, लेकिन जिसकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है उनको मैं ये कहूँगा कि आप लोग कम से कम मैथमेटिक्स से एक डिक्शनरी बनाइए। डिक्शनरी बनाने का मतलब कि जो जो वर्ड्स आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कि ऐसे कहीं लिखा कोलिनियर पॉइंट्स, आपको इसका मतलब नहीं पता है, उसको कहीं पर लिखिए, उसका मतलब समझिए। कोई भी वर्ड हो, कंजकेटिव नंबर्स, कि ये नंबर्स क्या होते हैं, कंजकेटिव का मतलब क्या होता है, कंजकेटिव इवन नंबर्स, कंजकेटिव ऑड नंबर्स, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, टेंजेंट हो गया, सीकेंट हो गया, कुछ भी चीजें वर्ड्स प्रॉब्लम्स में जो चीजें आती हैं, 2 टाइम्स, मोर देन 2, लेस देन 2, लेस देन करने पे क्या करते हैं, मोर देन करने पे क्या करते हैं, 2 टाइम्स का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऐसे तमाम चीजें हैं। आप जब एक बार अच्छे से इन चीज़ों को देख लोगे ना, जहाँ भी जिस भी चैप्टर्स में इस तरह के वर्ड्स प्रॉब्लम्स आते हैं, मान लीजिए जैसे ज़्यादा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गए, लीनियर इक्वेशंस हो गए, इस तरह के चैप्टर्स में जो वर्ड्स प्रॉब्लम आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हो गया, और ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी चीज़ें हैं, तो उसके वर्ड्स प्रॉब्लम में जो भी चीज़ें आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम कर रही है उसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करो एकदम। क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते हो, ऐसे देखा अरे समझ ही नहीं आ रहा है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे थोड़ी ना होगा कि नहीं होगा नहीं होगा। आप ध्यान से पढ़ो, पूरी कोशिश को मैं बार बार कर रहा हूँ कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट अपना करके सक्सेस पा सकते हो, लेकिन वो अस्थायी नहीं होता है, बहुत जल्दी गिरोगे नीचे। तो सक्सेस पाने के लिए त्याग करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहना चाहिए, धूप में पसीना ना बहे, पसीना ठंड में बह जाए, ऐसे मेहनत करो। इस तरीके से करोगे ना, सक्सेस तभी मिलेगी। किसी को इतने आराम से सक्सेस नहीं मिलता है कि आराम से लेटे लेटे सक्सेस मिल जाए किसी को, बहुत ऐसे चुनिंदा लोग ही होंगे। अगर कभी ऐसा कहीं कोई एग्जाम्पल हो तो बताना। तो आपको वोकैबुलरी जो शब्दकोश है उसको इम्प्रूव करना है, जो जो टर्म्स आ रहे हैं उसकी डिक्शनरी बनाइए, ये काम करिए आप स्टार्टिंग से ही। आप देखेंगे ना, कुछ टर्म्स को आप शुरुआत में ऐसे करते रहोगे तो आपके विदिन 1 मंथ में सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और मैं आपसे अभी बता देता हूँ कि इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में तब आने लगता है ना जब आपको उसमें ग्रोथ दिखती है। और जिस जिस चीज़ों को मैं आज बता रहा हूँ उसको अगर तुमने 1-2 महीने तक फॉलो कर लिया अगर अच्छे से, आपको अपने आप ग्रोथ दिखने लगेगी और आपको सच में लगेगा कि हाँ जो मैंने बताया है वो ठीक है। और मैं इन चीज़ों को ऐसे हवा नहीं बता रहा हूँ, कोई चीज़ हवा में नहीं है, ये चीज़ें अप्लाई की हुई लोगों पर, स्टूडेंट्स पर अप्लाई किया गया है। और वो स्टूडेंट्स जो इन चीज़ों को अप्लाई करने के बाद उसको फॉलो किया है अच्छे तरीके से, उन लोगों में फ़र्क दिखा है। और अच्छे मार्क्स जो 2nd डिवीजन पाने वाले मैथमेटिक्स में, वो लोग 96-97 बोर्ड एग्जामिनेशन में लेकर के आने वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। तो आप भी कर सकते हैं, आपके अंदर भी हुनर है, बस आपके अंदर एक डिजायर, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। जिस दिन ये फीलिंग अंदर आ गई कोई नहीं रोक सकता। जब भी टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाता है तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता है उसका, और इंट्रोडक्शन को मुझे लगता है कि सबसे अच्छे से देखना भी चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ना भी चाहिए डिटेल में, और टीचर्स को इंट्रोडक्शन का पार्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाना भी चाहिए। और इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब हम बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है, पूरे टॉपिक का, उस चैप्टर का, उस एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट है उस इंट्रोडक्शन के माध्यम से क्लियर होता है। और अगर आप उस इंट्रोडक्शन को ही छोड़ दोगे ना तो आगे धीरे धीरे एक एक प्रॉब्लम्स, एक एक कन्फ्यूजन्स क्रिएट होगी हर एक्सरसाइज में। और जैसे ही पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी 8-10 कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे और पूरी एक्सरसाइज उसी कन्फ्यूजन में घूमेगी, और कभी भी वो एक्सरसाइज आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगी, ढंग से सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट को आपको ध्यान से देखना है, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, इंट्रोडक्शन अच्छे से करो, खुद भी पढ़ो, मैथमेटिक्स की बुक की रीडिंग लगाओ। थियरी को छोड़ना नहीं, केवल न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करना है, आप बुक को पढ़ो। पढ़ने की भी चीज़ मैथमेटिक्स है, तमाम चीज़ें इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी रहती हैं इसमें, आप उसको पढ़ो तो एक बार। जब पढ़ोगे तमाम चीज़ें आपको समझ में आएंगी, आप क्वेश्चंस करोगे, और हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है। मैथमेटिक्स को रटना नहीं है, जिस दिन रटना शुरू करोगे सेम बेस पर क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको क्वेश्चन लगे अरे ये कैसा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है। क्यों ऐसा लगता है? लगता है इसलिए क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट को समझा नहीं, आपने चीज़ों को रट लिया। आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया तो आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन एनसीईआरटी से जरा सा अलग हुआ
अल्फा बीटा गामा जहां एंटर किया वहां पर मूड खराब हो जाता है कि ये कहां से आ गया। क्यों? क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इस वजह से आप परेशान हो रहे हैं इसमें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब मजा आएगा इसमें। जो भी सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स में, उसको ध्यान दीजिए कि इन सिंबल्स का यूज कैसे करते हैं, कैसे सिंबल्स को बनाते हैं, सिंबल्स का नेम क्या, ये सारी चीजें ना, बेसिक चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करती है। और जब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा ना अंदर मैथमेटिक्स को लेकर के, तो आपको सचमुच में अंदर से एक मैथमेटिक्स को, किसी भी क्वेश्चंस को देखते आपको लगेगा इसको तो मैं सॉल्व कर दूंगा। बाद में क्या होगा बात की बात है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए तो मैं सॉल्व कर दूंगा। और मोस्टली बच्चों का उल्टा है, देखते ही अरे ये तो नहीं होगा। तो ये वाली चीजें बदलनी है थोड़ी सी। तो ये बदलेगा कैसे? अपने अंदर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट करके मैथमेटिक्स के लिए वो सारी चीजें आपके साथ ही होंगी, दिखेंगी आपको। चिंता क्यों कर रहे हैं? आप करिए तो एक बार, ना हो तो आप बोलिएगा हमसे, माधव सर क्या बताए थे कुछ नहीं बदला। एक बार करिए तो आप करके देखिए, क्यों नहीं बदलेगा? बदलेगा। प्रोसेस सही होना चाहिए कि आपने सब कुछ समझ लिया, मेथड समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर। अगर आपका प्रोसेस नहीं सही है तो वो चीज़ें क्या हो जाएंगी? गलत हो जाएंगी। कैसे गलत हो जाएंगी? आपको मैं बोलूँ चाय बनाने के लिए, और आपने क्या किया, जाके गैस का स्टोव जला दिया, अब घूम रहे हो, बर्तन कहाँ है? गैस को जला के छोड़ दिए हो, अब बर्तन ले जाके रख दिए, तब तक चीनी दिख गया, शुगर, उसी बर्तन में चीनी डाल दिए। क्या हो, मैं तो पानी डाला ही नहीं। पानी लेके गए, तुरंत पानी डाल दिया उसमें। पानी डालने के बाद फिर दूध खोज रहे हो, कभी चाय पत्ती खोज रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो सब क्या हो गया? सब घालमेल हो गया। तो ऐसा घालमेल नहीं करना है। ऐसा घालमेल तभी होगा जब आपको सीक्वेंसिंग, कॉन्सेप्ट, टर्म्स, मेथड्स क्लियर नहीं है, तब तक ऐसे ही होता रहेगा। जिस दिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी आपसे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ना कि ये स्टूडेंट्स के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये काम आप सही कर लो ना, तो मैथमेटिक्स में अगर आप अभी 60 मार्क्स पा रहे हो तो आप 80 मार्क्स पाओगे। अगर 80 पा रहे हो तो 90 पाओगे। अगर 90 पा रहे हो तो 95 पाओगे। तो ये खासकर उनके लिए जो मार्क्स, जो लोग कम पा रहे हैं, जो ज्यादा पा रहे हैं, इसका मतलब कि उनका ये सही है। अब बोलोगे सर क्या बताना चाह रहे हो? बताना ये चाह रहा हूं, ब्लंडर इन कैलकुलेशन की मिस्टेक्स। जोड़ने नहीं आ रहा है, घटाने नहीं आ रहा है, गुणा भाग करने नहीं आ रहा है, डेसिमल्स दे दिए तो धराशायी हो गए एकदम, और 2-4 पावर रूट लग गया, रूट देखते एकदम बेहोशी आ गए, चक्कर सा आ गया एकदम कि ये तो नहीं हो पाएगा। होता है इस तरीके से, रूट जैसे दिखा थोड़ा सा रूट, अरे ये रूट कहां से आ गया, नहीं सॉल्व होगा। डेसिमल दिखा, अरे कैसे होगा, ऊपर नीचे 2-4 डिवीजन में डेसिमल आ गया, बस सरेंडर कर दिया उतने में, कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। आप 10th 11th 12th में पहुंच गए हो, अगर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कैलकुलेशन इतना टफ था। कैलकुलेशन टफ नहीं था, आपने केयर नहीं किया। आप 9th में भी वैसे चलते चले आए, 10th में ही ऐसे ही जैसे चल रहा था ऐसे चलते चले आए, 11th भी ऐसे गुजर रहा है, 12th भी गुजर जाएगा, आगे की जिंदगी भी गुजर जाएगी वैसे ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कुछ नहीं आनी है। लेकिन अगर आपका एक गोल है, एक विजन है, कुछ वजह है कुछ करने की, तो आपको इसे सुधारना होगा। और जितनी जल्दी हो सके, बहुत टाइम नहीं लगता है कैलकुलेशन सुधारने में। आप कैलकुलेशन की मिस्टेक्स जहां जहां हो रही है, उसको आप सिर्फ 1 महीने आइडेंटिफाई करो, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व भी करो, तभी तो ऑब्जर्व करोगे। बैठ के नहीं ऑब्जर्व करना, 1 महीने बैठ के कहीं सिंहासन पे जाकर के कि अब ऑब्जर्व करता हूं, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हो ना, उसी टाइम ऑब्जर्व करो। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई, अरे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, किसने बताया कैलकुलेशन मिस्टेक्स है? जो भी मिस्टेक्स हो रहा है, 2 + 2 = 5 लिख रहे हो, तो गलती कहां पर है? ऐसा नहीं 2 आपको 4 नहीं आ रहा है, गलती है कि आपका दिमाग केंद्रित नहीं है, इधर उधर भटक रहा है। उसको सही करो, उसको लिखो। एक मैंने बोला मैथमेटिक्स से एक डायरी बनाओ पतली सी, सारी प्रॉब्लम्स को लिखो, क्या प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। जब प्रॉब्लम्स एक किनारे आइडेंटिफाई करके रखोगे तभी तो सॉल्व करोगे। प्रॉब्लम्स आज आई, कल भूल गए क्या प्रॉब्लम आई थी, फिर रास्ते में वही प्रॉब्लम आ गई, परसों फिर भूल गए। ऐसे जब करते रहोगे ना, प्रॉब्लम पूरी जिंदगी भर आती रहेगी। प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको पकड़ो, किनारे रखो, और उसको एक दिन मिलो और उसको बताओ कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसको आज हम सॉल्व करते हैं, इसके बाद तुम जिंदगी में कभी सामने मिल मत जाना। इस तरीके से चलना है। एटीट्यूड रखो, एक विनिंग एटीट्यूड। हमें चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को ढेर फिर लगा के रखना है। एक प्रॉब्लम आई, इग्नोर करे, दूसरी प्रॉब्लम इग्नोर 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 इग्नोर। अरे बेकार बात करने वालों को इग्नोर करो, प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो।
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए चलो, अदरवाइज प्रॉब्लम्स को इग्नोर करोगे मैथमेटिक्स में, धीरे धीरे वो बंडल बन जाएगा और वो बंडल जो तुम्हारे सर पे फटेगा ना, सर फट जाएगा तुम्हारा। तो ऐसा मत करो कि मतलब कि प्रॉब्लम्स को इग्नोर मत करो, इसको एक जगह आइडेंटिफाई करो, इसको देखो, और इस तरीके से अगर तुमने किया कुछ टाइम तक, महीने 2 महीने तक करो इस तरीके से, देखोगे मुश्किल से तुम्हारे कैलकुलेशन में 15 से 20 जगह ऐसी प्रॉब्लम होगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, कि वही प्रॉब्लम्स बार बार कैलकुलेशंस में आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई कर लो, उसके बाद जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। मैंने कैलकुलेशन पर 14 वीडियोस की सीरीज बना रखी है, मन करे तो देख लेना, नहीं मन करे मत देखना, तुम्हारे ऊपर है। बच्चे देखते भी उसको, अच्छा लगता है, समझते हैं चीजों को, बेसिक कैलकुलेशन, एडिशन, कैलकुलेशन, सब कुछ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से लेकर के रूट की वैल्यू को कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे एक्स वाई जेड वाली वैल्यूज जो अलजेब्रा की वैल्यूज हैं उनको कैसे ऐड करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने पूरे बेसिक से बता रखे थे, जैसे छोटू मोटू गोलू गोलू बच्चों को बताते हैं ना, वैसे बता रखा है। तो जा करके वहाँ देख लो, कोई देखेगा नहीं तुम्हें कि तुमको प्लस माइनस नहीं आ रहा है, वहाँ चुपके से देख लेना, ठीक। चलो नेक्स्ट जो यहाँ पर है प्रॉब्लम्स हैं, वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट का है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलने नहीं आ रहा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने नहीं आ रहा। मैंने बोला कि मीटर क्यूब को लीटर में बदलो, लीटर को मीटर क्यूब में, बोला मिलीटर मीटर क्यूब में कहाँ चला गया। मैंने कहा कि यहाँ पर मेरी टंकी में 1 मीटर क्यूब पानी है, बोले यार लीटर में पानी होता था, मीटर में पानी कहाँ से आ गया भाई तुम्हारे यहाँ। इस तरीके से बातें हो रही है। मैंने बोला कि बताओ जरा 1 सेकंड में कितने घंटे होते हैं। बोले अरे पागल हो गया है सर भाई, 1 घंटे में मतलब कि 1 सेकंड में घंटा कहाँ से हो जाएगा। अभी मिनट भी नहीं हुआ, घंटे की बात कर रहे हैं, घंटा नहीं होगा 1 सेकंड में। तो नहीं समझ रहे हैं, उनके लिए एकदम नई दुनिया लग रही है, ये तो कुछ नए टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं सर को लग रहा है कि बच्चे पागल टाइप के हैं, बच्चों को लग रहा है सर ही पागल हो गए हैं, क्या पूछे जा रहे हैं। फिर सर ने पूछ दिया कि बताओ 1 महीने में कितने साल होते हैं। बच्चों को लगा ये तो पूरा ही पागल है। तो इस तरीके से जब काम चलेगा, कई बार ऐसे होती चीजें क्वेश्चंस में आते हैं, जब हम कहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसी चीजें पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में, वहां पर आते हैं। हम 1 महीने को साल में कन्वर्ट करते हैं तो 1/12 लिखते हैं। जब उन्हें बताया जाता है ऐसे होता तब उन्हें लगता अच्छा ऐसे होता है, अदरवाइज उनको लगता है कि सर ही पागल है, क्या बता रहे 1 महीने में साल कैसे हो जाएगा, ऐसे तो बड़ा जल्दी साल कटेगा, फिर 1 ही महीने में 1 साल हो गया। तो ऐसी बात नहीं बच्चों, यूनिट ऑफ कन्वर्जन को अच्छे से समझो, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, लीटर, जो भी चीज़ें जितने भी यूनिट्स हैं सबको रिवाइज कर लो। उस पर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसको किसी आसान तरीके से मैं बताऊँ, जल्दी कोशिश करूँगा। और बाकी अगर यूट्यूब पे भरमार पड़े हुए ऐसे वीडियोस की, आप जा करके देखिए वहाँ पर और क्लियर करें इन चीज़ों को। यूनिट्स पे, यूनिट में कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बार बार प्रॉब्लम्स होती है। जब क्वेश्चन सॉल्व कराओ, कहीं आगे सेंटीमीटर को चलो मिलीमीटर में चेंज करो, बस सोचते लगे क्या करें कैसे करें। डेसीमीटर में करो, कब तक रहेगी प्रॉब्लम यार, कब तक लेके चलोगे इन चीज़ों को। ये चीज़ें गई 10th तक तो झेल भी सकते हो, 11th में भी अगर नहीं सब चीज़ों को लोग झेलोगे तो यार पढ़ोगे कब, मैथमेटिक्स कब पढ़ोगे, जब यही सब सोचोगे यार कैसे इसको काट दें, इसको गुणा कर सकते हैं, इसको इधर दे सकते हैं। ये सब 11th में थोड़ी ना होगा, 11th में टीचर्स भी नहीं बताएगा इन चीज़ों को। तो आपके पास समय है, आप जिस भी क्लास में हैं 1-2 महीने में इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं आप। नेक्स्ट यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लर्न ऑल फॉर्मूलाज। जितने भी फॉर्मूले हैं, आप 9th में हो, 10th में, 11th, 12th, किसी भी क्लास में आप हो, किसी भी बोर्ड में हो, जो भी आपका सिलेबस है उसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को लिख डालो और जहां लेटते हो ना वहीं मुंह के पास चिपका दो, एकदम पेस्ट कर दो। मान लो ऐसे लेटते हो, ये वॉल है, मुंडी इधर करते हो, यही चिपका दो ऐसे, जिससे कि मुंडी उधर घूमे तो दिख जाए फॉर्मूला। क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं छत पे चिपका दे, ऊपर की तरफ पेस्ट कर दे, अरे दिखेगा भी वहां पर, कितना ऊपर चिपका दोगे, इतना बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिखोगे। और फॉर्मूले की एक डायरी बनाओ, डायरी में फॉर्मूला होना चाहिए, और आपके पास अगल बगल जो दीवारें हैं ना उस पर जरा सा कर दो, दीवार खराब नहीं होगी, घर वाले बुरा नहीं मानेंगे। तो इतना करो, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। लोग कहते हैं कि फॉर्मूले को क्वेश्चन सॉल्व करते करते याद हो जाते हैं, बकवास की बातें हैं, ऐसे नहीं याद होती चीज़ें। कुछ फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे जो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते बार बार वो अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो बार बार नहीं आते, कभी कभी बीच में आ जाते हैं, और जो उसका रिवीजन नहीं होगा ना तो भूल जाओगे तुम उसको। तो उसका रिवीजन करने का तरीका ये है, उसको अपने पास आसपास कहीं लगाओ कि नज़र के सामने रहे, नज़र के पास रहे। क्लियर? नज़र के सामने, जिगर के पास, इस तरीके से रखोगे तब याद रहेगा। लेकिन
वहाँ पे किसी और ही को रख लिए हो, फॉर्मूला कहाँ रहेगा वहाँ पर। चलो सेकंड जो अगली जो प्रॉब्लम है वो ज्योमेट्री की प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि जब मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है वो ज्योमेट्री से स्टार्ट होती है। ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस एंड क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया रिलेटेड सर्कल्स, ये सारी चीज़। एरिया रिलेटेड सर्कल तो आपका ज्योमेट्री का पोर्शन नहीं है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ है वो चीज़ें। तो ज्योमेट्री में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है थियरम्स, क्योंकि ज्योमेट्री विदाउट थियरम्स आप मतलब कि सोच भी नहीं सकते हो। तो चाहे ट्रायंगल के थ्योरम्स हो, आपने 9, 10, 11, 12 जिसमें भी पढ़ रहे हो, उससे जस्ट पीछे वाली क्लास के जितने भी थ्योरम्स हैं वो सब आपके जुबान पर होने चाहिए। जुबान पे मतलब ये नहीं कि रट्टा होना चाहिए। जैसे बहुत सी चीज़ें ये है ना कि आपको पता है कि हाँ ट्रायंगल के 3 एंगल कैसे 180 होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 360 होते हैं, ठीक है। हाफ सेमी सर्कल में बना हुआ कोई भी एंगल जो ऑन द सर्कल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से चीज़ें याद हो आपको, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, भोजपुरी जिसमें भी आता हो आपको। मतलब कि जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ना तो सारे थ्योरम्स आपके दिमाग में घूमने चाहिए। और ये जो थ्योरम्स है ना वो आपके हथियार हैं, हथियार। और हथियार की तैयारी ना हो और आप बिना हथियार के युद्ध लड़ने चले जाओगे ना तो आप मारे जाओगे। बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए। अभिमन्यु को भी क्या था, चक्रव्यूह में घुसने का तो आइडिया था, लेकिन वहां से निकलने का आइडिया नहीं था, और आखिरकार उसने वीरगति को प्राप्त किया। और आपके पास भी अगर थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स लिए हुए हो, और आपको थ्योरम्स नामक हथियार को चलाने नहीं आ रहा है, और आप क्वेश्चंस में एंटर कर गए, क्वेश्चंस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस रूपी चक्रव्यूह में एंटर कर गए आप, तो आप एंटर तो कर जाओगे, फिर बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि आप थ्योरम्स को चला ही नहीं पा रहे हो। एंटर तो कर गए 1-2 थ्योरम अप्लाई करके, बाकी थ्योरम्स को चला ही नहीं पा रहे हो, बाहर निकलने वाले थ्योरम्स नहीं आ रहे आपको। तो आपको सारे थ्योरम्स को एक डायरी में, वही डायरी जो आपकी मैथमेटिक्स की डायरी बनाने के लिए कर रहा हूँ, बना लेना बच्चों। उस डायरी पर सारे थ्योरम्स लिख डालो, ट्रायंगल के, क्वाड्रिलेटरल्स के, सर्कल्स के, जो भी चैप्टर्स आपके बुक्स में हैं उन सारे थ्योरम्स को लिखो और उसको बस एक बार पढ़ लिया करो, मंथली रिवाइज कर लिया करो केवल, जिससे बस इतना रहे ना कि हाँ ये थ्योरम्स आपको पता हैं। और क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो सारे थ्योरम्स एक एक करके आपके माइंड में स्ट्राइक करने चाहिए। ये नहीं कि सोचने लग जाओ कि क्या होगा, कैसे होगा। और जब ज्योमेट्री के क्वेश्चंस का रीजन तरीका ही वही है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, यही करना है तुम्हें। क्लियर है इतना? नेक्स्ट जो इसमें चीजें हैं वो जो अभी मैं कहने वाला था कि रिवीजन, विदाउट रिवीजन कुछ नहीं हो सकता है। आप हथियार लेके भी क्या करोगे, रखे रहो, जंग लग जाएगी। जब दुश्मन किसी दिन अचानक से अटैक कर दिया तो वही जंग ली हथियार लेके भागना। मतलब हथियार से गर्दन क्या काटोगे, मतलब साग सब्जी भी नहीं कट रही है उससे, इतना जंग पड़ गया है। तो तलवार काम कैसे करेगी? तलवार पे शान लगनी चाहिए, युद्ध हो चाहे ना हो, शान लगती रहनी चाहिए एकदम, ताकि अचानक से कभी युद्ध का ऐलान होगा ना तो लेके निकल चलेंगे। तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का रिवीजन होते रहना चाहिए। ये नहीं कि जब अचानक से बोर्ड के एग्जाम की डेट आएगी तब जगना कि हाँ आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन कर पाओगे, कभी घंटा नहीं कर पाओगे रिवीजन। ठीक है, रिवीजन जो है शुरू से ही होता है, कंटिन्यूस रिवीजन चलता है, रिवीजन शुरू से ही होता रहता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, कॉन्सेप्ट को समझ गए, टर्म्स समझ गए, टर्मिनोलॉजी समझ गए, फॉर्मूले याद कर लिए, क्वेश्चन को जब सॉल्व करना शुरू किया उसके बाद ना तो रिवीजन ही चल रहा है आपका, वो रिवीजन ही है आपका। ये मत सोचो कि एग्जाम के 1 दिन 2 महीने पहले से रिवीजन करेंगे। एग्जाम के यार 1-2 महीने पहले कुछ और चीजें करना, वो बताऊंगा क्या करना है। तो आपका रिवीजन मस्ट है, रिवीजन जरूर करिए। नेक्स्ट थिंग है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। आपका एक टाइम शेड्यूल होना चाहिए। टाइम शेड्यूल का मतलब ये नहीं कि टाइम बना करके यार सुबह 4 बजे उठना है, 4-5 पे धरती पे पैर रखना है, 4:06 पे धरती पे अपना पहला कदम आगे बढ़ाना है, 7 मिनट पे दूसरा कदम आगे बढ़ाना है, फिर 8वें मिनट पे ब्रश पकड़ूंगा, 9वें मिनट पे मुंह में लगाऊंगा। ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है। ऐसे कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इतना मतलब कि आइडियलिस्टिक, मतलब कि इतना आदर्शवादी टाइम टेबल की एक दिन ना झेल पाए वो आदमी, मतलब मूर्छा आ जाए एक ही दिन के अंदर उसको फॉलो करने में। तो ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए कि खुद ही बेहोश हो जाइए एक ही दिन में, दूसरे दिन बोलिए भाड़ में जाए टाइम टेबल, हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हम हैं। तो इस तरह के टाइम टेबल नहीं चलेगा। आप टाइम टेबल ऐसे बनाओ कि मुझे आज ये टॉपिक, कोई भी टॉपिक लो, तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक एक दिन में हम 1-2 घंटे में क्लियर कर सकते हैं,
आपको पता है कि मेरे पास आज इतना ही टाइम है सेल्फ स्टडी के लिए, वो टाइम आपको पता है। अब उतने टाइम में आप किसी टॉपिक को कितना कवर कर सकते हैं, एक अनुमान लगा के आइडिया कि आज मैं मान लो कि रियल नंबर आपका पहला चैप्टर है कि रियल नंबर के जो √2 को इरेशनल प्रूफ करना है, इसका कॉन्सेप्ट आज क्लियर करूंगा। तो आज करना है तो आज ही करना है। सेट्स पढ़ रहे हो, हमें सेट्स में जो है हमारा पहला एक्सरसाइज है, आज मैं खत्म करूंगा। आज करना है तो आज ही करना है। इस तरीके से पढ़ोगे ना, एक टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बेटा। टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो कभी सक्सेस नहीं होगी। डिसिप्लिन का मतलब ही यही है कि जो भी चीज़ तुमने सोचा है एक टाइम के अकॉर्डिंग, कब हमें क्या करना है, कैसे करना है, यही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन थोड़ी ना कि ऐसे करके खड़े हो गए डिसिप्लिन, बहुत अच्छे बच्चे, ये डिसिप्लिन नहीं। खाली डिसिप्लिन का मतलब कि आप अगर रात में एक टाइम शेड्यूल बनाओ कि कल आपको क्या क्या करना है, कुछ 8-10 काम लिखो तो एक बार लिखो कि कल हमें ये काम करना है, देखो कितने काम कर पा रहे हो। कुछ दिन के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कितने काम लिखने चाहिए, कितने काम कर पाते हैं, कितना % काम हम कर पा रहे हैं। अगर 10 काम लिखा तो आप 5 करोगे, 6 करोगे। मैं भी लिखता हूँ अगर 10 काम तो 10 काम 6-7 ही कर पाता हूँ। तो अगर आप 6-7 भी कर ले रहे हो ना तो बहुत है। लेकिन पर डे रात में सोने से पहले एक बार जरूर लिखो कल आपको किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, और अदर पढ़ने के अलावा भी जो कुछ करना है ना उसको भी लिखो। कल मुझे वहाँ जाना है, कल मिश्रा से मिलना है, कल उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। तमाम लोग से तो मिलते रहते हो ना, पता नहीं किससे किससे मिलते हो। आज उनसे मिलना है हमें, तो मिलिए। लास्ट चीज में बताऊंगा मैं कि जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज केवल 3 चीजों पर चलती है, सुनते ही हो। कौन कौन सी 3 चीजें हैं? यस, एंटरटेनमेंट। सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से मैथमेटिक्स भी 3 चीजों से चलेगी। तो फिल्म इंडस्ट्री तो अपना काम कर रहा है, कोई इंटरटेन ला रहा है वो, क्योंकि उसका चलना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स भी 3 चीजों पर चलेंगी। पहली चीज प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। इन 3 चीजों पर मैथमेटिक्स टिकी हुई है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। प्रैक्टिस करिए, अच्छे से करिए यार। आप एक बार चीजें नहीं हो रही हैं आपके सॉल्व तो आप छोड़ क्यों रहे हो? आप पबजी वाले हो और अभी पता नहीं कौन कौन से गेम, फ्री फायर और तो गेम मुझे पता भी नहीं क्या क्या गेम्स आ चुके हैं बच्चों के बीच में। आपने सब जितने भी गेम्स हैं कहीं ना कहीं उसमें एक टारगेट दिया होता है, इतना तो मुझे लगता है। कुछ टारगेट्स दिए होते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं कि ये लेवल क्रॉस करके वो लेवल क्रॉस करके उस लेवल पे आ गए। हर लेवल में कुछ ना कुछ टारगेट है। और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में एक लेवल आप क्रॉस कर जाते हो, कई बार हारते भी हो। एक ही लेवल में आप 2-3 बार हार रहे हो, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन फिर भी उठ के जाते हो अगले लेवल में और सारे लेवल क्रॉस कर जाते हो। तो यार गेम में ये सारी चीजें कर सकते हो तो वो जिज्ञासाएं, वो डिजायर, वो विल पावर मैथमेटिक्स में क्यों नहीं जगा सकते हो? कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो कहो इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा ही। क्वेश्चंस को टास्क समझो कि मुझे टास्क मिला हुआ कि इस क्वेश्चंस को प्रूव करना है, तो प्रूव करना है तो किस तरीके से प्रूव करके दिखाऊंगा इसको मैं आज। और जिस दिन ये जिद पाल लिए ना उस दिन आपको मैथमेटिक्स में 0 से हीरो बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी रोक नहीं सकता है आपको। लेकिन जिद पालो तो पहले, वो पालेगा कौन? आप पालोगे, मैं थोड़ी ना पालूंगा। मैं तो तमाम ऐसे ही पाल रखा हूं। आप भी एक आधे पालिए ना, ये सारा मैं ही पालूंगा, कुछ आप भी पालिए। अभी तो सारी बातें हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। अब जो मेन मुद्दे की बात करते हैं हम लोग कि हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू सॉल्व द मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ें, कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहली चीज तो मैंने बताया कि आपको सिंपल सा फैक्ट है कि आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में पूरी तरीके से ध्यान देना है। इंट्रोडक्शन आपको बढ़िया से क्लियर करना है क्योंकि वही आपके बेसिक्स को क्लियर करेगा। उस किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए अच्छे से। स्कूल में क्लियर करिए, स्टूडेंट्स के कोई आपका स्टूडेंट हो उससे क्लियर करिए, आपके कोचिंग का कोई टीचर हो उससे क्लियर करिए, नहीं कुछ तो यूट्यूब पे क्लियर करिए। लेकिन कॉन्सेप्ट यार पहले क्लियर कर लेना। विदाउट कॉन्सेप्ट क्लियर किए युद्ध में मत घुस जाना एक्सरसाइज में, वरना वही होगा। जंग लगी हथियार को लेकर के पहुंचोगे और मार दिए जाओगे शुरुआत में। तो इस तरीके का काम मत करना। एक प्रोसेस के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आप जाना। रॉन्ग मेथड अप्लाई मत करना। एक सही वे में जाओगे ना तो सफलता, सही वे में सक्सेस, सफलता जो मिलेगी आपको वो बहुत ही दीर्घकाल के लिए, लंबे अवधि के लिए मिलेगी आपको। क्लियर है? आपको पढ़ना कैसे चीजों को, आप जो क्वेश्चंस को उठाते हो आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो। ठीक है, आपकी आदत है कि एनसीईआरटी और आरएस को बिना साथ में लिए मजा नहीं आता, बेचैन हो जा रहे हो एकदम कि आरएस जब तक साथ में नहीं रहते तो मजा नहीं आता है। ठीक है, आर शर्मा जब तक देखता नहीं हो तब तक नींद, मतलब कि नींद नहीं आती है। तो अगर इस टाइप की बेचैनी है तो ले लो, आप तीनों बुक ले लो, लेकिन पढ़ने का तरीका समझो।
सबसे पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को सॉल्व करो। मान लो कि आपका पहला चैप्टर नंबर सिस्टम है 9th में, रियल नंबर 10th में, 11th में, मान लो सेट्स है। तो आप जब पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर मतलब आप पढ़ रहे हो, तो सेम उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, फॉर्मूले को रटो, फॉर्मूले को याद करो, समझो, फॉर्मूले को समझो बिल्कुल। कुछ फॉर्मूले समझने वाले हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं कि आपको कुछ ट्रिक्स भी अप्लाई करने चाहिए। कि ट्रिक्स क्या करते हैं ना, कि वो ट्रिक्स जो है आपके कैलकुलेशंस को, सॉल्यूशंस को ईजी करते हैं सॉल्व करने में। चीज़ों को आप जहाँ पर कोई 5 मिनट लगता है वहाँ उसको 4 मिनट में कर सकते हो। तो ऐसे ट्रिक्स भी तमाम यूट्यूब पर हैं, उसको मैं भी लाऊंगा। कितना लाओगे यार सर, ऐसे ही बोलोगे आप लोग, क्या क्या लाओगे आप? लाएंगे धीरे धीरे, देर है देर नहीं है। तो उन ट्रिक्स को फॉलो करो। इन सारी चीज़ करते हुए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करो सबसे पहले। जब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लो, रियल नंबर सॉल्व कर लिया, सेट्स सॉल्व कर लिया, उसके बाद जब एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लिया, एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया उस चैप्टर के, और सॉल्व करने का तरीका भी है, पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर उसके बाद टफ क्वेश्चन उठाओ। पहले ही टफ मत उठा लेना एकदम बाहुबली टाइप का, कि मैं माहिष्मती बाहुबली का सम्राट हूँ। पता चला कि पहले ही चक्कर में मार दिए गए, ठीक है, कटप्पा बन जाओगे पहले ही टाइम में, मतलब कटप्पा द्वारा मार दिए जाओगे। तो इसलिए ऐसे हरकत मत करना, आसान से क्वेश्चन उठाओ। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ इजी क्वेश्चन जो है, जो पढ़ने में अच्छे ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी घूम फिर के आ सकते हैं। लेकिन जिनको अभी मैथमेटिक्स में जीरो से हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, जो इजी क्वेश्चंस उठाओ। इजी क्वेश्चंस क्या करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, बढ़ाएंगे, डेवलप करेंगे, और वो कॉन्फिडेंस आपको मॉडरेट को भी सॉल्व कराएगा। मॉडरेट में जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपके टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराएगा, और आपका कॉन्फिडेंस बने रहना चाहिए हमेशा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, जब ये सारी चीज़ें आप कर लो, तब आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस पर आओ, एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सब सॉल्व करना है। फिर आर.एस. अग्रवाल को, उसी चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल से सॉल्व करो। फिर भी टाइम के बाद बचा हुआ उसी चैप्टर से आर.डी. शर्मा को सॉल्व करो। इस तरीके से पढ़ने का तरीका, ये नहीं कि पूरा एनसीईआरटी खत्म करने के बाद तब पूरा आर.एस. को उठाए, तब पूरा आर.डी. शर्मा को उठाए। जिस चैप्टर को एनसीईआरटी से खत्म करते हैं, उसी चैप्टर को आर.एस. अग्रवाल से खत्म कर दो, उसी चैप्टर से आर.डी. शर्मा को खत्म कर दो। अगर कर पाओ तो एक टाइम टेबल से तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना समय है हर चैप्टर के लिए। सीबीएसई ने एक टाइम दे रखा कि एक चैप्टर में इतना दिन, इतना पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ो, एक टाइम बना करके। नेक्स्ट है कि एग्जाम के पहले क्या पढ़े, पहले की बात नहीं करूंगा। एक लास्ट 10 ईयर की क्वेश्चंस बुक्स आती हैं, लास्ट 10 ईयर की एक बुक्स आती है जो सैंपल पेपर्स आते हैं, और एक जो आता है वो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। जैसे कि आपने रियल नंबर पढ़ा, तो रियल नंबर में अब तक पिछले 10 सालों में बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस एक साथ दिए होते हैं। तो आप इन चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस, क्वेश्चन बैंक्स हैं, इनका यूज आप कैसे कर सकते हो, मैं उसको देखूंगा अमेजोन पे। कोई अच्छी बुक होगी मैं बताऊंगा कौन सी बुक ले लेना, कोई भी बुक ले लेना यार। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी होंगे वो तो उसमें दिया होगा, विद सॉल्यूशंस लेना। तो उससे क्या होता है ना कि आप जैसे रियल नंबर अगर आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया, आपने सेट्स पढ़ लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ा आपने, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक से पिछले 10 साल में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप समझ जाना कि आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस टॉपिक का, वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है। आपने जैसे पढ़ा है वो काफ़ी नहीं है बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस पेपर हैं उसको आप स्टार्टिंग से सॉल्व करिए, स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए उसको, और अभी जा करके ले लीजिए उसको, क्लियर है ये। उससे आपको सच में बहुत ही फायदा मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर लिया आपने, इस तरीके से लगेगा आपको। आप हैबिचुअल हो जाओगे क्वेश्चंस को देख करके, एक नेचर पता चल जाता है ना कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका नेचर कैसा है, कैसे प्रकृति क्वेश्चंस की, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। टीचर्स को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप जब पूरे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना लास्ट 10 ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन से, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आते हैं यार, हर साल ही आते हैं, कई बार आए हुए हैं। आप खुद ही बताना शुरू हो जाओगे, आप खुद ही मास्टर हो जाओगे। तो ये करना, और एग्जामिनेशन के 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। उसकी आदत डालनी है कि 3 घंटे के पेपर को हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। तो वो आदत आपके अंदर होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व होगा। 3 घंटे के पेपर है, टाइम मैनेजमेंट भी आना चाहिए, उसके लिए भी तमाम वीडियोस पड़े हुए हैं, देखना कि कैसे टाइम को मैनेज करते हैं क्वेश्चंस को। आपको अपने पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का या स्कूल के एग्जाम का, उसका पैटर्न क्या, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो पैटर्न भी पता होना चाहिए आपको। उस पैटर्न पर आप अपनी स्टडी आज से स्टार्ट कर दीजिए। इतना काफ़ी है मोटिवेशन के लिए। आपने बढ़िया से सुना, मोटिवेट हो गए, अब जाइए रजाई तानिए, कंबल तानिए, एसी चलाइए और सो जाइए। ये है, जाके पढ़ाई करिए अब।
केवल ये सुनने के लिए नहीं होता है कि मोटिवेशन से कुछ ज़्यादा कुछ फायदा नहीं होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सेल्फ मोटिवेट जब तक नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा। जाइए, चाह करके जो जो चीज़ें बताई है ना, एकदम ईमानदारी के साथ उसको फॉलो करिए। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं और मैं एकदम एग्जैक्ट कर रहा हूँ। अगर इन चीज़ों को आपने फॉलो कर लिया और आप में कोई ग्रोथ नहीं दिखी तो आप आके कहना सर मुझे ग्रोथ नहीं मिल रहा है। और सजेशंस अगर आपको चाहिए बीच में कभी भी, तो अब मैं हमेशा हाजिर हूँ आपके लिए। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, आप मुझसे करिए, पूछिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या क्या है। तो उन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को हम कलेक्ट करते हैं, उस पर हम बातें करेंगे, उसके बारे में बताया जाएगा कैसे उसको सॉल्व किया जाएगा। आप एक बार मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट तो जगाओ, लड़ने के लिए तैयार तो हो, ताकि जो चमत्कार, एक मिरेकल हो जाए ना, उसके बाद मुझे आपको ये चीज़ें ना समझानी पड़े बार बार, यार ये प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, कब साइन चेंज होता है, प्लस माइनस, और ये सारी चीज़ें कि यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें जो मैथमेटिक्स की हैं 9th 10th के स्टूडेंट्स के लेवल पे तो ना ही बताने पड़े। अगर ऐसा जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम उस दिन हमें लगेगा कि हाँ, हमारा बताना कुछ सार्थक हुआ, कुछ सफल हुआ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतनी देरी से मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब इतना झेल ही लिया है तो अब पढ़ भी लो, ठीक है। बाय बाय बाय।